ठंड में जुगाड़ू बहू का घास का घर और घरेलू सामान। माँ जी, आज मैं केवल तहरी बना दे रही हूँ। बगल वाली पड़ोसन के यहाँ गोभी खराब हो रही थी तो वो देकर गई थी। गोभी को साफ करके उसमें 2 आलू काट कर मैं तहरी बना रही हूँ, क्योंकि घर में राशन कम है। चावल 2 मुट्ठी ही था। कोई नहीं बहू, हम तहरी ही खा लेंगे, तू टेंशन मत ले। बहू सब्जी डालकर पतली पतली तरी बनाती है ताकि घर में सभी को अच्छे से आ जाए। ये क्या भाभी, आप बोल रही थी तहरी बना रही हूँ? ये तो चावल और सब्जी का सूप लग रहा है। इतनी पतली तहरी, क्या कोई बीमार है? नहीं ननद जी, चावल 2 मुट्ठी ही था, इसीलिए मैंने पानी नमक मिर्च बढ़ा दिया ताकि सभी को खाना पूरा जाए, कम ना पड़े। न जाने कब तक हमें ऐसा खाना खाना पड़ेगा। इस घर में खाने वाले इतने सारे और कमाने वाले आपके भैया एक, कैसे पूरा होगा आप ही बताइए देवर जी। 4 साल से काम ढूंढ रहे हैं, कोई काम अभी तक मिला नहीं है। हाँ बेटा, तेरी जॉब का क्या हुआ? अब काम शुरू कर दे बेटा। देख भैया की अकेले की कमाई में नहीं होता है। माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे काम नहीं मिल रहा तो मेरी क्या ही गलती है, आप बताओ। जब काम नहीं मिल रहा तो कल से प्रवीण के साथ फैक्ट्री में जाकर काम कर, कम से कम 4 पैसे आएंगे। रोहित का मुंह बंद हो जाता है और वो चुपचाप खाकर सोने चला जाता है। ठंडी का मौसम था, जिससे दिन पर दिन ठंडी बढ़ती ही जा रही थी। जहां सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं, वहीं बहू सारी रसोई समेटकर काम निपटाकर सोने जाती है। कविता का मकान तो पक्का था, लेकिन गरीबी के कारण अभी तक प्रवीण उसे प्लास्टर नहीं करवा पाया था। महज ईंट का मकान होने के कारण घर की मजबूती कम थी। रात को जब ठंड पड़ती थी तो उससे ईंट की दीवारें भीग जाती थी और घर के लोगों को लगने वाली ठंड 2 गुनी हो जाती थी। ऐसे ही एक रात सभी सोए हुए थे और आधी रात में कड़ाके की ठंड पड़ती है। ओस से पूरी दीवारें भीग जाती हैं। आधी रात ठंड से कांपते हुए जब सास की आंख खुलती है तो बहू, अरे बहू, देख बाहर बारिश हो रही है क्या? देख तो कैसे पानी बरस रहा है, पूरा घर भीग गया। कविता आधी नींद में उठकर खिड़की से बाहर झांकती है। माँ जी, ओस पड़ रही है, घर पसीज रहा है ओस की बूंदों से। बाहर इतनी ठंडी भी नहीं जितनी घर में लग रही है। आए दैया, अरे इस ठंड से तो कमर का दर्द भी बढ़ गया, बड़े तेज से दर्द हो रहा है। रमाकांत पूरी रात कमर दर्द से परेशान थे। अजी, बाबूजी की कमर की थोड़ी मालिश कर दो ना, आराम हो जाएगा, बहुत दर्द हो रहा है उन्हें। प्रवीण आधी नींद में उठकर पिता की कमर की मालिश करता है और फिर ठंडी में सभी जैसे तैसे सो जाते हैं। घर पसीजने के कारण ज्यादा ठंड रहती थी और सास ससुर को सर्दी पकड़ना शुरू हो जाती है। वहीं प्रवीण की ज्यादा कमाई भी नहीं थी कि डॉक्टर के पास पैसे खर्च करके अच्छे से माँ पापा को सर्दी की दवा दिला सके। कविता रोज सास के हाथ पैर दबाती, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं हो रहा था। वहीं गरीबी के कारण घर भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ठंडी और बढ़ जाती है। एक सुबह जब पड़ोसन धूप सेकने के लिए अपने छत पर जाती हैं तो अरे, ये सुगंधा काकी का घर हमेशा भीगा रहता है क्या? इनके यहाँ बस बारिश होती है, हमारे यहाँ तो पानी की एक बूंद नहीं दिख रही। इनके घर की ईंटें पूरी पानी से तर हो गई हैं। दूसरी पड़ोसन जो छत पर कपड़े फैला रही होती है, उससे रहा नहीं जाता और बोल पड़ती है, अरे गुंजन दीदी, ये बारिश से भीगा घर नहीं है, ओस की बूंदों से भीगा है। इन्होंने जब घर बनवाया उसी समय प्लास्टर करके पेंट करवा लेते तो इनका भी घर मजबूत हो जाता, लेकिन ये गरीबी का ढोंग करना बंद करें तब तो। ओ तारा भाभी, किसको कह रही हो गरीबी का ढोंग कर रहे हैं? जिसकी परेशानी है वही जाने। हाँ सही कह रही हो निहारिका, बड़ी हो गई, ज्यादा समझदार हो गई हो, अपने से बड़ों को ज्ञान दे रही हो। जिसके बाद पड़ोसनें वहां से चली जाती हैं। फालतू में पड़ोसनों के मुंह लगती है, क्या जरूरत है? जो बोलती हैं बोलने दे उन्हें। बेटा सुन, हाथ पैर बहुत दर्द हो रहे हैं शीत के कारण। एक काम करना, थोड़ा सा तेल लगाकर दबा दे। माँ, मुझे कॉलेज का असाइनमेंट देना है, अभी काम है, आप भाभी को कह दो। निहारिका बहाने बनाकर वहां से चली जाती है और पीछे रह जाती है कविता। कविता फिर से खाट पर धूप के सामने सास के हाथ पैर दबाने लगती है ताकि धूप की गर्मी और थोड़ी मसाज मिले तो आराम हो। तभी एक पड़ोसन उसे सास की सेवा करते देखती है। अरे वाह, बड़ी नसीब वाली हो सुगंधा बहन, जो इतनी सेवा करने वाली बहू मिली है। ये ना करेगी तो कौन करेगा? तबीयत इतनी खराब हो गई है कि काम नहीं होता, सर्द लगी रहती है घर में, ठंडी इतनी पड़ती है ये ओस के बूंदों की वजह से। मेरी मानो तो एक बेड खरीद लो। अरे बेड के लिए पैसा भी तो चाहिए कि ऐसे ही खरीद ले की बेड? गरीबों का तो हर काम जुगाड़ से होता है, जुगाड़ ही कर ले। वैसे बेड पर सोने से शीत नहीं पकड़ती है।
क्या सच में तारा दीदी? झूठ बोलूं तो मर ना जाऊं। सच में गर्माहट मिलती है, जमीन से थोड़ा ऊपर रहते हैं तो ठंडी का कोई चांस ही नहीं। वैसे हमारे खेतों के आगे जो पटवार है वहाँ बहुत सारी सूखी घास उगती है, उसी का बेड बना लो। इतना कहकर तारा हंसने लगती है। तारा ऐसा नहीं करते, वो लोग खुद परेशान है तो उनकी गरीबी का मजाक क्यों बना रही है? सॉल्यूशन दे रही हूँ जुगाड़ू। सभी पड़ोसनों के उनके घर में जाने के बाद ये लोग अमीर है ना, इसीलिए हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बहू मन उदास नहीं करते। माँ जी, मैं मन उदास नहीं कर रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि तारा ने भले ही मजाक किया, लेकिन उसका दिया हुआ जुगाड़ इतना बुरा नहीं है। हम घास से बेड बना सकते हैं। थोड़े बहुत धान का पैरा रख कर हम बेड ऊंचा करेंगे, उसके ऊपर सूखी लंबी घास रख देंगे और उसके ऊपर फिर छोटी घास रख कर एक साड़ी का खोल बनाकर उसमें घास कुटाल कर भर दूंगी। एक मुलायम गद्दा तैयार हो जाएगा, आपको घास गड़ेगी भी नहीं और एक बढ़िया सा बेड तैयार हो जाएगा। अगर तुझे लगता है तो कर लेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद कविता एक बोरी और हाथ में हंसिया लिए खेतों की ओर बढ़ जाती है। खेतों में दूर तक जाने पर उसे पटवार वाली जगह दिखती है, जहाँ ढेर सारी सूखी हुई बड़ी बड़ी घास थी। कविता सारी घास काट कर बोरी में भरकर घर ले आती है और फिर उन खेतों से धान का पैरा उठा लाती है, जिनका उसका कोई काम नहीं था। एक बेड के आकार में पहले कविता धान का पैरा रखती है और फिर लंबी लंबी घास उसके ऊपर, फिर वो छोटी घास रखकर एक साड़ी की खोल बनाकर उसमें ढेर सारी घास भरकर गद्दा तैयार करके बेड पर लगा देती है। बहू के जुगाड़ के साथ एक मुलायम आरामदायक गर्म बेड गद्दे के साथ तैयार हो जाता है। माँ जी, अब आप इस पर सो सकती हैं। देखो सोकर कितना आरामदायक है। सास ससुर दोनों बेड पर सोते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। वाह बहू, तूने तो जुगाड़ से बहुत बढ़िया चीज बनाई है। हाँ पापा जी, अब मैं सोच रही हूँ इतनी सूखी घास लेकर आई हूँ तो हमारा घर जो ओस की बूंदों से पसीजता है, क्यों ना मैं सूखी घास से इसे ढक दूं। भाभी का आइडिया अच्छा है। जब घर ओस से भीगेगा नहीं तो ठंडी लगेगी नहीं, ओस की बूंदें इस घर के अंदर आकर ही रह जाएंगी। हाँ देवर जी, इसीलिए आप कुछ नहीं कर रहे तो मेरी मदद ही करवा दो। जी भाभी। जिसके बाद कविता और रोहित मिलकर अपने ईंट के घर पर मिट्टी लगाकर ढेर सारी घास चिपका देते हैं, जिससे घर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और अब उसकी बूंदों से घर भीगता नहीं और घास उसे प्रोटेक्ट करती है। रात में जब सभी घर में सोए होते हैं। वाह मम्मी, आज तो रोज के मुकाबले बहुत कम ठंडी लग रही है। आपने ऐसा क्या कर दिया कि सारी ठंडी गायब हो गई? हाँ मम्मी, देखो ना, आज घर दीवारें भी अंदर से भीगी नहीं है, वरना पानी पानी हो जाती थी। बेटा, तुम्हारी मम्मी बहुत जुगाड़ू है। देखो, उन्होंने पहले दादी के लिए घास से बेड तैयार किया ताकि दादी की तबीयत ठीक रहे, और अब घर को घास से कवर कर दिया है, जिससे अब घर पर पड़ने वाली ओस की बूंदें घास में ही अटक जाती हैं और दीवारों तक पहुंचती नहीं है और घर एकदम इंटैक्ट रहता है। बहुत हो गई बाप बेटा बेटी की बातें। कितनी रात हो गई है, अब सभी सो जाओ। कल बच्चों का स्कूल भी है और आपको फैक्ट्री भी तो जाना है। ठीक है। जिसके बाद सभी जमीन पर फटी चटाई बिछाकर हल्की चादर ओढ़कर सो जाते हैं। घर में एक ही रजाई होती है जो बहू सास ससुर को उड़ा देती है ताकि उनकी तबीयत ठीक रहे। वहीं रजाई भी फटी हुई थी। रात में चटाई पर सोने के कारण उन्हें जमीन से ठंडी मिल रही थी और सुबह जब सभी उठते हैं तो उनकी पीठ कमर बहुत ही ज्यादा अकड़ी सी महसूस होती है और उन्हें काफी सुस्ती महसूस हो रही होती है। आज तो बहुत सुस्ती लग रही है भाभी, लगता है ये चटाई पर सोने के कारण जमीन की गर्मी पीठ और कमर तक लग गई है। बहुत दर्द भी हो रहा है। मामा, मेरे तो हाथ में दर्द हो रहा है। ठंडी की वजह से आज मैं स्कूल भी जाने का मन नहीं है। बाहर देखो ना कितनी ठंडी है। हाँ मम्मी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बाहर की ठंडी भी बहुत है। आप प्लीज आज स्कूल मत भेजो। बच्चे माँ से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिससे कविता बच्चों को बात मानकर उन्हें आज स्कूल नहीं भेजती है और बच्चे सारा दिन अपनी दादा दादी के बेड पर उनके साथ रजाई में घुसकर बैठे रहते हैं और रजाई में मस्ती करते होते हैं, जिससे फटी रजाई में जो रुइयां होती हैं वो सब घर में बिखर जाती हैं। तुम दोनों शैतान घर में नहीं रहते तभी ठीक रहता है। पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें रोक लिया और तुम्हारी स्कूल न जाने वाली बात मान ली। मम्मा माफ कर दो। सॉरी ना मम्मा, हमसे गलती हो गई। हाँ मम्मी, माफ कर दो। हम नहीं चाहते थे ऐसा करना, लेकिन अब हो गया तो क्या करें। शांति से अब एक जगह बैठ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी क्या करना है। जिसके बाद कविता सोच में पड़ जाती है कि रजाई को कैसे बनाए। उसके पति के पास ₹1 नहीं था कि रजाई को रिपेयर करवा सके। पहले कविता कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लेती करती थी, लेकिन कुछ दिनों से उसके पास सिलाई के काम आना बंद हो गए थे, जिससे उनकी आमदनी भी जीरो हो गई थी। कविता जुगाड़ ढूंढ रही होती है कि तभी उसे पास के बेड के ऊपर
एक गद्दा देखकर आइडिया आता है। रजाई के अंदर की रुई भी खराब हो गई है। एक काम करती हूँ, जितने पर रजाई फटी हुई है एक कपड़े का टुकड़ा लगाकर रजाई का फटा हुआ हिस्सा ज्वाइन कर देती हूँ और इसे गर्म और मजबूत बनाने के लिए सूत के साथ घास की कतरन भरकर डालती हूँ। इससे ये गड़ेगी भी नहीं और आरामदायक रहेगी। जिसके बाद कविता रजाई में से खराब रुई निकाल कर फेंक देती है। रजाई के फटे हिस्से पर कपड़ों के पैचेस लगाकर उसे रिपेयर करती है और फिर घास को बारीक कतर कर उसे रजाई के अंदर रुई के साथ मिक्स करके भरती है और रजाई का मुंह सिल देती है। माँ जी लीजिए आपकी रजाई, मैंने मजबूत कर दी। अब ये कुछ साल तक तो आराम से चलेगी, फटेगी भी नहीं और सालों साल की गारंटी हो गई है। जुगाड़ के साथ एकदम मजबूत रजाई बन गई है। भाभी, जैसा आपने माँ के लिए बनाया है हमारे लिए भी बना दो ना। रात में बहुत ठंडी लगती है। और गद्दा भी बना दो, जो मदद लगेगी मैं कर देता हूँ। अगर रजाई गद्दा रहेगा तो कम से कम शरीर तो नहीं अकड़ेगी। हाँ देवर जी, अगर आप लोगों को मेरी मदद ही करनी है तो एक काम करो, वो पटवार वाली जगह से सूखी और बड़ी छोटी हर टाइप की घास ले आओ। मैं उससे रजाई गद्दा तकिया और चटाई सब बना दूंगी ताकि हम रात में ठंड से बचकर आराम से सो पाए। आप जब तक लेके आओगे मैं घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। हाँ भाभी, मेरे असाइनमेंट भी पूरे हो गए। भैया घास ले आए, फिर मैं आपके साथ मिलकर घास कटवा दूंगी, आपकी भी मदद हो जाएगी। ठीक है ननद जी। जिसके बाद रोहित खेतों में जाकर ढेर सारी छोटी सूखी घास और लंबी सूखी घास काटकर 2 बांध झाल में भर लेता है और घर लेकर आता है। तब तक कविता भी घरों के काम से फ्री हो जाती है। चलो ननद जी, अब हम इस घास को कतर लेते हैं ताकि जब गद्दे में इसे भरें तो सोने पर गद्दा और रजाई गड़े नहीं। ठीक है भाभी, मैं घास मशीन में लगाती हूँ, आप मशीन चलाते जाओ। जिसके बाद निहारिका सारी मुलायम घास को चारा काटने वाली मशीन में लगा देती है और कविता मशीन को गोल गोल घुमाती है, जिससे धीरे धीरे सारी घास एकदम बारीक कतर जाती है। मम्मी आप ये घास को इतना बारीक क्यों कर रही हो? आपके लिए गद्दा रजाई बनाने के लिए, ताकि आपको और हमारी चिंकी को ठंडी ना लगे। वाह मम्मी, अब तो मैं भी अपने दोस्तों को बोल सकती हूँ कि मेरे घर पर भी गद्दा और रजाई है। वो पिंकी और रोहन है ना, मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम गरीब हो, तुम्हारे यहाँ तो ओढ़ने बिछाने को भी नहीं है। बेटा कोई कुछ भी बोले, आप किसी की बात पर ध्यान मत देना। जी मम्मी, अब मैं दादी के पास जा रही हूँ कहानी सुनने। बाहर ठंडी और ठंडी में खेलने नहीं जा सकती। जाओ दादी दादू से कहानी सुन लो। बच्चे अपनी दादा दादी के बिस्तर पर उनके साथ बैठ जाते हैं और सुगंधा और रमाकांत जी अपने पोता पोती को पंचतंत्र की कहानियां सुनाने लगते हैं। वहीं नंद भाभी और देवर तीनों मिलकर ठंडी से बचाने का जुगाड़ करने लगते हैं। कविता घर के सारे पुराने न इस्तेमाल होने वाले कपड़ों को काटकर मशीन पर जोड़कर गद्दे, तकिया और रजाई के कवर तैयार करती है। वहीं निहारिका और रोहित मिलकर सब में घास भरते हैं और उसे लकड़ी से पीट कर बराबर करते हैं। जिसके बाद कविता हाथ से गद्दे और रजाई में टांके मारती है ताकि घास टस से मस न हो और एक जगह स्टेबल हो जाए। तीनों दिन भर मेहनत करके बढ़िया सा गद्दा रजाई तैयार करते हैं। जिसके बाद कविता तकिए के कवर में कटी हुई घास भरकर मुलायम तकिया तैयार करती है। वहीं रात में जब प्रवीण घर आता है, अरे आज तो बाहर इतनी ज्यादा ठंडी थी, हाथ पैर सुन्न हो गए। एक पल को ऐसा लगा कि कहीं मैं जम ही न जाऊं। हाँ जी देखिए ना, ओस से आधे कपड़े भीग गए। अब जाकर जल्दी से आप कपड़े बदल लो वरना ठंडी लग जाएगी। ठीक है। फिर प्रवीण कपड़े बदल कर आता है और कविता सभी को खाना परोसती है। माँ सब कुछ तो करती हूँ, कभी ढंग का खाना खिला दिया करो ना। ये पतली पतली दाल और ये सूखी सी रोटी नहीं खाई जाती है। मेरे दोस्तों के टिफिन में तो फल फूल और अच्छा खाना होता है। अच्छा खाना? क्या माँ तुम्हारी बुरी खाना बनाती है? हाँ, चुपचाप खाओ और जाकर सो जाओ, जब देखो तब नखरे। प्रवीण बच्चों को डांट लगा देता है, जिससे बच्चे चुपचाप खाना खाकर सोने जाने लगते हैं। दादी आज मैं पापा को हमारे नए गद्दे और रजाई में नहीं सोने दूंगी, पापा ने डांटा। चिंकी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। नया रजाई गद्दा? वो कहाँ से आया कविता? जुगाड़ से। हाँ भैया, हमने सूखी हुई घास को बारीक कतर कर गद्दा और रजाई बनाई है। वो गड़ेगी नहीं? बिल्कुल भी नहीं गड़ेगी जी। आप एक बार सोएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि हमने क्या चीज तैयार की है। जब प्रवीण गद्दे पर बैठता है तो गद्दा वाकई काफी गर्म और मुलायम था और रजाई भी काफी सॉफ्ट बनी थी। जिसके बाद सभी आराम से घास से बने हुए रजाई गद्दा पर सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और फिर एक दिन। बेटा जी आजकल आप लोग बहुत छुट्टी करते हो स्कूल का, अब और नहीं, अब चुपचाप स्कूल जाओ। कविता बच्चों को जबरन तैयार करके स्कूल भेजती है, लेकिन शाम में स्कूल से आते आते बच्चों को सर्दी लग जाती है। बच्चों के पास गर्म कपड़े नहीं हैं, जबरन स्कूल भेज दिया। अब देखो कितनी बुरी तरह सर्दी खांसी हो गई है, इन्हें कैसे कांप रहे हैं ठंड से। अरे कभी कभी बहू भी बच्चा बन जाती है, अब बच्चों के पीछे चलो परेशान हो। कविता को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसकी वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी।
शाम में जब प्रवीण घर आता है तो कविता प्रवीण से बच्चों के लिए स्वेटर खरीदने से पैसे मांगती है। कविता, मेरे पास बस अभी घर का राशन लाने जितने पैसे ही हैं। अब तुम ही बताओ, घर का राशन आए इसमें या फिर स्वेटर? कुछ दिन एडजस्ट कर लो, फिर मैं कुछ करता हूँ। ठीक है जी, मैं देखती हूँ। बच्चों को बिना गर्म कपड़ों के रखना ठीक नहीं था। कविता परेशान होकर सोचने लगती है कि क्या करें तो क्या करें। अगर थोड़ा बहुत काम भी बाहर से मिलता तो सिलाई से ही मैं पैसे निकाल लेती, लेकिन ये ग्राहक पता नहीं कहाँ मर गए हैं, सिलाई के लिए भी कोई नहीं आता। कविता ऐसे ही सोच रही होती है कि तभी उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो घास को ही बच्चों के कपड़ों पर सिलकर मजबूत कपड़े बना दे, गर्म कपड़े बना दे, जिससे बच्चों के गर्म कपड़े तैयार हो जाएंगे और वो ठंडी से भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। बच्चों के गर्म कपड़े बनाने के लिए फुल बाह की टी शर्ट लेती हूँ, इससे इन्हें ठंडी नहीं लगेगी। फिर कविता फुल बाह की टी शर्ट लेकर मशीन पर जैसे कपड़े रफू करते हैं वैसे ही कपड़ों पर घास की मोटी परत रखकर कविता उसे सिल देती है और बच्चों के लिए ठंड के मजबूत गर्म कपड़े तैयार हो जाते हैं। अब भोलू और चिंकी अपना नया जुगाड़ू स्वेटर पाकर बहुत खुश थे। माँ, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसमें बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही है। माँ, अब हम बाहर खेलने जा सकते हैं ना? रुक जाओ। तभी कविता बच्चों को घास से बने जूते, दस्ताने और टोपी बनाकर पहनाती है। अब परफेक्ट है, अब जा सकते हो। बच्चे खेलने चले जाते हैं। वहीं बहू अब सबके लिए घास से गर्म कपड़े तैयार करती है ताकि घर में किसी को ठंड न लगे, जिसे पहनकर अब प्रवीण आराम से काम पर जाता है और सास ससुर वॉक पर और रोहित अपने इंटरव्यू के लिए। वहीं निहारिका आराम से कॉलेज जाती तो स्कूल बच्चे चले जाते। जब से बहू ने घास से जुगाड़ू कपड़े बनाए थे, घर वालों की परेशानियां हल्की हो गई थी। वहीं बच्चे एक दिन जब बाहर खेल रहे होते हैं, चिंकी, ये गर्म कपड़े कहाँ से लिए? तो सुंदर है, मेरी मम्मी के पास तो पैसे ही नहीं है, वरना वो भी हमारे लिए गर्म कपड़े ले आती। मेरी मम्मी ने गर्म कपड़े लाए, लेकिन वो मुझे नहीं पसंद। ये चिंकी और भोलू के कपड़े ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, मैं भी अपनी मम्मी को बोलूंगी ऐसे ही कपड़े खरीदने को। कविता ने भले ही जुगाड़ से कपड़े बनाए थे, लेकिन वो वाकई बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, जिस कारण अब सारे बच्चे अपने माता पिता से जिद करने लगते हैं कि उन्हें भी भोलू और चिंकी के जैसे कपड़े चाहिए। पेरेंट्स को भी कविता की बनाई घास के कपड़े टिकाऊ और मजबूत लगते हैं, जिस कारण सभी कविता से अपने बच्चों के लिए घास के कपड़े बनवाते हैं। जो लोग गरीब मजदूर थे वो अपने लिए भी घास के कपड़े बनवाने के लिए कविता के पास आते हैं और कविता उनके ही कपड़ों पर घास सिलकर बढ़िया से डिजाइन बनाकर सिलकर तैयार कपड़े करती है और उन्हें देती है और सारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं। एक दिन, अरे कविता बहू, मैंने सुना है तुमने रजाई गद्दा भी बनाया है। मेरे पास पुरानी साड़ी पड़ी है बाजार में, रजाई सिलने की कीमत तो तुम्हें पता ही, इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुमसे टिकाऊ और जुगाड़ू रजाई ही बनवा लूं। जी आंटी जी, जरूर मैं बना दूंगी, बस आपको कितनी बड़ी रजाई चाहिए बता दो। सुमन रजाई का नाप दे देती है। कविता एडवांस पैसे जो मिले होते हैं उनसे भंगी वाले से पुराने कपड़े खरीद के लाती है, जो उसे 100 रुपए में ही ढेर सारे कपड़े मिल जाते हैं, जिससे बाद में वो कपड़ों को काट कर उसमें रजाई की खोल तैयार करती है और फिर घास लाकर उसे मशीन में कतर कर रजाई के अंदर भरकर रजाई को लकड़ी से पीट कर उसके अंदर की घास को समतल करती है और फिर सुई धागे से रजाई में टाँके मारकर रजाई तैयार कर देती है। आंटी जी, ये लो आपकी जुगाड़ू रजाई तैयार हो गई है। धन्यवाद बेटा, ये लो तुम्हारे पैसे, बड़ी मेहनती हो। कविता को एक रजाई के 1000 रुपए मिले थे, उसके पति की 10 दिन की कमाई। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अगर ऐसे ही कमाई होती रही तो परेशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इन पैसों को जमा करती जाती हूँ, इससे हम कोई बिजनेस शुरू करेंगे। कविता को रजाई और कपड़े बनाकर बेचने से जो पैसे मिलते हैं वो एक गुल्लक में जमा करती जाती है। वहीं एक दिन, ओह शिट, घर में लकड़ियाँ आजकल बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। मैंने सारे पैसे गुल्लक में डाल दिए, अब तो लकड़ी के लिए पैसे भी नहीं है। जो पैसे थे मेरे पास उसे राशन आ गया है और ठंडी है तो आग तापने के लिए तो लकड़ी लगेगी ही ना। अब क्या करूं? आज घास जलाकर खाना बना लो, कल तक जुगाड़ करके लकड़ी ले आऊंगा। पति की बात सुनकर बहू के दिमाग की बत्ती जलती है। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? जब घर है तो ज्यादा लकड़ी की जरूरत ही नहीं है और आग जलाने से अच्छा है मैं खाली नारियल ले आती हूँ, उसमें घास डालकर जलाने से पूरा घर गर्म हो जाएगा और लकड़ी से आग जलाकर सेकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसके बाद कविता नारियल पानी वाले के यहाँ से खाली नारियल लेकर आती है, जो नारियल पानी वाले के किसी काम के नहीं होती। फिर कविता उसमें घास भरकर आग जलाती है। जैसे जैसे घास जलती है पूरे कमरे में गर्माहट फैल जाती है। अरे ये तो एकदम जुगाड़ू हीटर हो गया, पूरा कमरा गर्म हो गया। पापा जी, ये घास का जुगाड़ू हीटर ही है। कविता आज बड़ी वाली घास को चूल्हे में तोड़ मरोड़ कर डालती है और उससे ही खाना बनाती है।
खाना लकड़ी जितना जल्दी बन भी जाता है और कविता को ज्यादा परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ती। ऐसे ही एक दिन, भाभी जब घर पर ओस की बूंदें टपकती थी, देखो तो ठंडी और सीलन से हमारी अलमारी पीछे से जंग खा गई है। अगर इसमें ऐसे ही ठंडी हवा लगती रही तो ये अलमारी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। फिलहाल तो इस अलमारी को सीलन और जंग से बचाने का एक ही उपाय है, हम इस पर ढेर सारी घास चिपका कर इसे घास से कवर कर देते हैं। सूखी घास से अलमारी तक ठंडी हवा नहीं पहुंचेगी और ये मजबूत भी हो जाएगी। फिर कविता बड़ी बड़ी सूखी घास से पूरी अलमारी को कवर कर देती है। अब अलमारी भी ठंडी हवाओं और सिट से बच जाती है। ये अलमारी तो एकदम नई जैसी लग रही है। यकीन ही नहीं हो रहा ये वही पुरानी अलमारी है। हाँ, हमारी बहू सच में जुगाड़ू है। अभी तो और जुगाड़ बाकी है। घर में ठंडी से कोई भी जमीन पर बैठकर खाना खाने के लिए राजी नहीं होता था। बच्चे कभी अपने कपड़े जमीन पर बिछाते थे तो नंद पीढ़ा लेकर आती थी और रोहित और निहारिका में रोज पीढ़े के लिए लड़ाई होती थी। वहीं सास ससुर बेड पर ही बैठकर खाते तो बेड भी गंदा हो जाता था। अब मुझे पता है कि इस परेशानी का क्या सॉल्यूशन होगा। जिसके बाद कविता कड़क सूखी घास को बीन कर उसे आपस में गूंद कर एक बढ़िया सी टेबल तैयार करती है और बैठने के लिए 6 कुर्सियां बनाती है ताकि घर वालों को जमीन पर बैठकर न खाना पड़े। कड़क वाली घास काफी मजबूत थी जिससे बहू का कुर्सी टेबल बहुत ही ज्यादा सुंदर बनकर तैयार होता है और अब घर में सभी कुर्सी टेबल पर ही बैठकर खाना खाते हैं। जब से बहू ने इतने जुगाड़ करके सुविधा दे दी है तब से बहुत आराम हो गया है। अरे बेटे की रोज की दिहाड़ी में घर चलाना मुश्किल था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जुगाड़ू बहू के कारण हम कभी इतने सुख से रह पाएंगे। ऐसे दिन बीत रहे हैं। अब लोग बहू के पास अपनी रजाई गद्दे और गर्म कपड़े सिलवाने के लिए आते और बहू सभी को घास के जुगाड़ू कपड़े बनाकर देती जिससे गरीब लोगों का कम पैसों में अच्छे से गुजारा हो जाए। फिर एक दिन मेरी काली जुबान थी जो इस कविता को मैंने घास से बेड बनाने का आइडिया दे दिया। उस दिन मैं हंस रही थी और देखो आज ये इसी से अच्छे पैसे कमा रही है। ऐसे तो मेरी भी रजाई फट गई है, इससे सिलवा लूं क्या? सुना है अच्छी रजाई सिलती है। सोचना क्या है, सिलवा लो। ज्यादा पैसे मांगेगी तो? पैसे भी बहुत मजाक उड़ाया मैंने इस कविता का। तुम कविता से डर रही हो तारा? सोचने वाली बात है, मैंने भी बहुत सुनाया था उसे, लेकिन मैं तो बढ़िया सा गद्दा बनवा कर लाई हूँ उससे। कुछ नहीं कहा, उसने बढ़िया गद्दा बना कर दिया है। उस पर सोने पर बहुत अच्छा महसूस होता है। अब राधिका और सुमन की बातें सुनकर तारा का भी मन होता है कि चली ही जाए कविता के पास। जिसके बाद तारा कविता के पास जाकर एक रजाई और गद्दा सिलवाती है। कविता मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। अभी भी तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, जब थी नाराज तब थी, और आप तो मेरी बहन जैसी हो। आपके कारण ही तो मैं आज कमा रही हूँ। आपने उस दिन घास वाली बात ना कही होती तो मेरा दिमाग तो काम ही नहीं करता। ये लो तुम्हारे पैसे। कविता पैसे लेकर तारा के लिए बनाया हुआ रजाई और गद्दा उसे दे देती है। अब गांव के गरीब लोग उसके पास गद्दा और रजाई बनवाने के लिए भीड़ लगाए रहते हैं और वो सभी को रजाई गद्दा बनाकर देती है जिससे लोगों का काम सस्ते में हो जाता है और कविता की कमाई हो जाती है। ऐसे ही कविता जुगाड़ू कपड़े और सामान बनाकर पैसे कमाने लगती है। अब कविता सामान रखने के लिए घास की टोकरी और घास के तोरण वगैरह भी बनाकर बेचती है जिससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। वहीं एक दिन, भाभी कहाँ हो? क्या हो गया देवर जी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे यकीन नहीं मानोगी, लेकिन मेरे मनपसंद की जॉब मिल गई मुझे और सैलरी भी 5 लाख रुपए पर एनम है। परसों से ही ज्वाइन करना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मेरा बच्चा, आखिरकार तुझे काम मिल ही गया। हाँ माँ, सब भाभी की मेहनत का नतीजा है। हमेशा इन्होंने दुआएं की हैं। रोहित की अच्छी नौकरी लग जाती है। वहीं कविता के काम से उसका काफी नाम होता है और वो पैसे भी अच्छे कमा लेती है जिस कारण निहारिका के लिए अच्छा रिश्ता भी आ जाता है। वहीं घर पर, प्रवीण जी, आपने फैक्ट्री में काम छोड़ने के लिए कह दिया ना? हाँ कहा, लेकिन मालिक कहता है प्रमोशन ले लो, काम मत छोड़ो। अब जहाँ वो 100 रुपए दिहाड़ी दे रहा था वहीं सीधे 20,000 की जॉब ऑफर कर रहा है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तुम्हारे काम से गांव में हमारी जो इज्जत बनी है वो सभी का नतीजा है। ठीक है, मैं फिर कपड़ों की दुकान की जगह अपना एक बुटीक खोल लेती हूँ और आपकी तो पगार बढ़ ही गई है। जिसके बाद कविता एक बुटीक खोलती है, साथ में जुगाड़ू गर्म कपड़े और सामान बनाकर लोगों की मदद भी करती है और वो लोगों के घर भी बनाकर देती है। वहीं मुनाफे से कमाए पैसे से वो नंद की शादी करती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।